के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, आंखें बड़ी रुखों से लड़ाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता है क्या, करता है क्या वो, फिरे उछल कूद करता जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, 100 तरह की धूम मचाती है रोटियां, 100 तरह की धूम मचाती है रोटियां। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, रोटी न पेट में हो तो कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल से खुदा की लगन ना हो, भूखे गरीब दिल से खुदा की लगन ना हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ना हो, और अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, हर कश और कमाल है रोटी के वास्ते, हर कश और कमाल है रोटी के वास्ते। जितने रूप भी है ये रूप दिखाती है रोटियां, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां। मैं दिल्ली, सदी दर सदी मेरे किरदार को संवारने में कई मेहरबानों ने बड़ी मोहब्बत और काबिलियत से बड़ी मशक्कत की। जा बजा खड़ी हुई हैरत अंगेज इमारतें, और उन्हीं के बीचों बीच सदियों से यूं ही आबाद कूचे बाजार गलियां मस्जिद शिवाले कलीसा गुरुद्वारे। हर कौम, हर मजहब, हर रंग, हर जात, हर नस्ल और हर खित्ते के लोग कि जो मेरी मिली जुली हस्ती की एक पहचान बन चुके हैं। ऊंचे तनावर अमलतास गुलमोहर और नीम के दरख्त, फूलों के बागीचे, पतझड़ सावन बहार जेठ की गर्मी, कोहरे में लिपटी हुई दिल्ली की सर्दी, ये तमाम चीजें मेरी पूरी की पूरी, मेरे पूरे के पूरे वजूद को एक इज्जत और एक पहचान बख्शती है। पर कहते हैं ना साहब कि आप हंडिया में कुछ भी डालें, अजी साग हो, सब्जी हो, सूखे मेवे हो, देसी घी हो, मसाले हो, सब कुछ डाल लो, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तो हंडिया किसी काम की नहीं होती। तो दिल्ली की इस हंडिया का नमक है इसकी खान पान की अजीमुशान रिवायत और परंपरा, वो परंपरा कि जो जबान से पेट तक, पेट से दिल तक और दिल से रूह में उतर जाने की कुव्वत रखती है। तो पेश है दास्तान लज्जतों का शहर दिल्ली। हाजिर एक मुकम्मल दस्तरखान, एक कंप्लीट पैलेट का तस्वुर भला दिल्ली के अलावा और कहां किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मानो पूरी कायनात की तमाम खुशबुएं और तमाम लज्जतें सिमट कर एक थाली में आ गई। अब मैं इस थाली को बयान करूं या आंख बंद करके चरखारा लूं कि दिल्ली की थाली अलबेली मतवाली। तो चलिए इस सफर को हम शुरू से शुरू करते हैं कि जब आर्यों के दौर में मेरे वजूद की नींव पड़ी और मैं इंद्रप्रस्थ कहलाई। हाजिर अगर सनातनी खान पान की हम बात करें तो बाजरा, गेहूं, इनकी बनी हुई रोटियां और दूध से बनी हुई दही, छाछ, ये उनके खाने की रोजमर्रा की जिंदगी के खुराक का एक अहम हिस्सा थी कि जो उनको जमीनी सादगी और अध्यात्म दोनों से जोड़े रखती थी। हालांकि मांस खाने की भी कई मिसालें हमारे सामने आती हैं। और फिर रोटी, पराठे, पूरी, अगर हम आज के जमाने की बात करें, अगर हम आज के जमाने के हिसाब से बात करें तो ये उसी दौर की पाक कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अलावा इसके बाजरे,
गेहूं और साबूदाने का एक हलवा नुमा पकवान कि जिसको यावागु कहा गया है, वो प्राचीन इंद्रप्रस्थ की रसोई का एक अभिन्न अंग था। तवा, कड़छुल, देवची, ये तमाम बर्तन हड़प्पा काल से इस्तेमाल होते आ रहे थे और वो मसाले कि जो इन खानों को स्वाद और सुगंध से मालामाल करते थे वो थे काली मिर्च, लौंग, हल्दी, अदरक और सरसों। अब तस्वीर कीजिए कि जब ये रसोई में ये मसाले सिलबट्टे पर पिस रहे होंगे तो रसोई में रखे बर्तनों और घर वालों के दिल में और पेट में खलबली मच रही होगी। चलिए आपको एक बड़े मजे का किस्सा मैं महाभारत से सुनाता हूँ। अब हुआ यूं कि गदाधारी भीम अज्ञातवास के दौरान, जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो गदाधारी भीम सम्राट विराट के जो राजा थे उनके शाही बावर्ची खाने में एक रसोइये के भेद में जाकर छिप गए। अब भीम की भूख को तो भाई क्या बयान करें। अब उसको शांत करने के फिराक में भीम ने एक ऐसा व्यंजन, एक ऐसी भी रेसिपी इजाद कर डाली कि जो उन्हीं के नाम की तरह अडिग और अमर थी। अब हुआ यूं कि जब भूख सर चढ़ के बोलने लगी तो गदाधारी भीम उठे और लगे रसोई के सारे मर्द बांट टटोलने, और वहां उन्हें मिले मूंग, मसूर, अरहर, उड़द और मोट की दाल। बस फिर क्या था, फौरन चूल्हा सुलगाया, एक मिट्टी के हांडी में इन दालों को पानी के साथ डाला, हल्दी नमक उसमें डाली, हल्की आंच पर रखा, चटाई बिछाई, बस हो गए। अब बात कुछ अरसे के जब उसकी खुशबू बिखरने लगी तो भीम के नथनों में पहुंची। भीम फटाफट उठ के खड़े हुए और फिर क्या था, देसी घी में काली मिर्च, जीरे और हल्दी इन सब का छौंक लगाया और बना डाली पंचमेल या फिर पंचरत्न दाल। अच्छा, ये तो खैर एक लेजेंड है या हकीकत है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक तारीखी वाकया हमारे सामने पेश आता है कि ईसा से 303 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ भाई अपने अशोक के दादा जान, तो इनकी शादी की बारात में पीले तड़के वाली दाल परोसी गई थी। इसके हमारे पास तारीखी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और फिर आमतौर पे आजकल जब भी फिल्मों में या स्क्रीन पे मुगलों को दिखाया जाता है तो उनके हाथ में या तो बकरी की रान होती है, मुर्गी की टांग होती है। लेकिन हकीकत ये है, तारीखी तौर पे ये बात साबित होती है कि पंचमेल या पंचरत्न दाल मुगलों की पसंदीदा दाल थी। बड़े चाव से उसको खाया करते थे, अब चाहे वो जोधाबाई हो और चाहे वो औरंगजेब। विविधता में एकता, यूनिटी इन डिवर्सिटी, ये भारतवर्ष का वो मूलभूत, वो फंडामेंटल है कि जो हम तमाम हिंदुस्तानियों को एक तार में पिरो के रखता है। यानी कि वो तमाम चीजें जो हम सबको एक तार में पिरो के रखती है। यकीनन आप इसके बहुत सारे पहलुओं से पहले ही वाकिफ होंगे, कुछ हम जोड़ देते हैं। अब चाहे तो वो सड़कों और गलियों पे पड़े हुए जा बजा कूड़े के ढेर हों या फिर पान गुटके से रंगी पुती दीवारें, सड़कों पर तेज आवाज की हॉर्न से फटे हमारे कान हो या लाल बत्ती पर जगह जगह दम तोड़ते कायदे और कानून। पर साहब, इन तमाम छोटी चीजों से परे एक बहुत बड़ी चीज कि जो हम तमाम हिंदुस्तानियों को कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से कच्छ तक एक सूत्र में बांधती है और हम सबको सुकून फराहम करती है, वो है दाल। अब वो चाहे जैसी हो, उबली हुई हो, भुनी हुई हो, तली हुई हो, तड़के वाली हो, काली हो, पीली हो, लाल हो, हरी हो, तड़का उसमें किसी भी चीज का हो, जीरे का हो, हींग का हो, पंचफोरन का हो, दालचीनी का हो, गुड़ का हो, इमली का हो। साहब मैं तो कहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है, ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय व्यंजन दाल। आ गया ना पानी मुंह में। तो चलिए आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली की उन गलियों में कि जहां आप जानेंगे कि वहां का एक एक खाना अपने जायके और खुशबू के साथ एक भरपूर इतिहास समेटे हुए है। सबसे पहले हम चलेंगे चांदनी चौक की पराठे वाली गली कि साहब, दिल्ली की मशहूर सर्दी हो और भूख शिद्दत से लगी हो तो सवाल कोई अगर कर ले कि भैया कितने पराठे खाए, तो जवाब आता है कि भाई 40 मिनट तक खाएं। मैं जैसे कि आपसे पहले ही बयान कर चुका हूं कि गेहूं और बाजरे के आटे के पेड़ों में सब्जियां मिलाकर घी में तलकर खाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। और आपको बताता चलूं कि पंजाब आर्यों की सरजमीन थी और आज भी ये पराठे
पंजाबी लज्जतों का सिरमौर है। आज से तकरीबन 150 साल पहले पंडित गया प्रसाद शिवचरण ने पहली पराठे की दुकान खोली थी और वहां पराठों के साथ साथ आलू की सब्जी, पनीर, छोले, दाल, अचार, अनारदाने की चटनी, छाछ और रबड़ी को उसमें सजाया था और कुछ ऐसा सजाया था कि वो आज तक यूं ही सजता चला आ रहा है। अब साहब ऐसे ही सफर जारी रहेगा तो हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। यहाँ से निकलकर हम चलेंगे नटराज वालों के यहाँ दही भले खाने और उसके बाद पहुंचेंगे दरिबा कला जलेबी वाले के यहाँ, कि जिसकी तारीख भी तकरीबन 150 साल पुरानी है। अब यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर चल के आगे आता है घंटे वाला हलवाई। अभी घंटे वाला हलवाई क्या है, इस पर भी एक किस्सा आपको बताता चलूं। तो बात कुछ ये है कि मुगलिया अहद के आखिरी दौर में बादशाह सलामत लाल किले से फतेहपुर मस्जिद जाया करते थे और वापसी में इसी मिठाई की दुकान से अपने घर वालों के लिए मिठाई खरीदा करते थे। लेकिन वो जिस हाथी पे सवार होते थे वो उस दुकान के बाहर जाकर टस से मस नहीं होता था। खड़े होके वहां पर अपनी मुंडी ऐसे हिलाता था, टन 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 टन। क्यों? कि जब तक उस हलवाई का खादिम बताओ रिश्वत 8-9 इमरतियां उसके मुंह में न डाल दे तब तक वो वहां से नहीं चलता था। तो उस घंटे की आवाज से ये जगह घंटे वाला हलवाई कहलाया। अब बात दिल्ली के पकवानों की हो, अब पुरानी दिल्ली के लवाजमात को उसमें शामिल ना किया जाए तो ये नाइंसाफ रहेगा। तो साहब तुर्कों और मुगलों की आमद, बल्कि इसमें एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जहां तक चाट, पकौड़ी और दही भल्लो और कढ़ी का सवाल है, ये रिवायत दिल्ली की लज्जतों की तश्तरी में मारवाड़ी और बनियों की परंपरा से आई। और जहां तक जलेबी का सवाल है तो ये तुर्कों के साथ आई और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान की तहजीब में चाशनी की तरह घुल गई। और फिर तुर्कों और मुर्गों के चटखारे आ रहे हैं क्या करूं? तो तुर्कों और मुगलों की आमद से हिंदुस्तान के दस्तरखान में मजीद इजाफा हुआ। अच्छा, मांस खाने की परंपरा कायस्थों, राजपूतों और आदिवासियों में हमेशा से थी। भुना हुआ गोश्त, लाल मांस, इसकी खुशबू और जायके सदियों से थे। लेकिन जाहिर सी बात है नए नए तौर तरीके पकवान जब इसमें शामिल हुए तो वो रफ्ता रफ्ता दिल्ली की साझी विरासत का एक हिस्सा बन गए। दरअसल हुआ यूं कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली इसकी राजधानी बनी। अब राजा, वजीर, शुरफा, फौजी, अफसर सबका घर बना। तो जाहिर सी बात है दिल्ली शहर की खुशहाली वहां के खान पान में भी नजर आने लगी और एक मुद्दत तक दिल्ली का मुकाबला कोई दूसरा शहर करने की हिम्मत नहीं रखता था। अच्छा भाई, दिल्ली में त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़ी रौनक सजती है। तो चलिए हम आपको सैर कराते हैं रमजानों की एक शाम पुरानी दिल्ली का। ये शाम का वक्त है और सूरज अब अपने डूबने की कगार पर है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने का बाजार की जो पूरी दोपहर सन्नाटा पसार रहा था अचानक हरकत में आने लगा था। मीनार से आती आजान की आवाज, रोजेदारों के चेहरे पर मन मुस्कुराहट, धीमी आंच पर सुलगते हुए कोयले, दही और मसाले में लिपटे हुए गोश्त के टुकड़े, लोहे की सीखों पर अंगार की दहक में सिकते कबाब और धीमी धीमी आंच पर सिकती हुई दमपुख्त बिरयानी की देर। और रोजा खुलते ही रोजेदारों की पेट, दिल और आत्मा की तृप्ति। इसी पस मंजर में बल्ली मारान के घर के अहाते में जुम्मन मियाँ आवाज लगा रहे थे, अरे अच्छा मियाँ खुलिया रोजा, माँ चाय का लालच मत करो, अतड़ियां पर बल्ला पड़ रही है भाई, जल्दी से जूतियां पहनो और चलो पेट पूजा करने। अरे आता हूँ यार जुम्मन, ऐसी क्या जल्दी है, जरा सब्र कर। ले आ गए। छोटा सा था तो इन दो बचपन के दोस्तों का दे दूं कि भाई अच्छन मियाँ को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, कहानियां सुनने सुनाने का, तो वो एक हिस्ट्री के मास्टर बन गए। रहा सवाल जुम्मन मियाँ का, तो भैया वो ज्यादा पढ़ लिख तो ना पाए, लेकिन शेरवानी बनाने में पूरी पुरानी दिल्ली में उनकी कोई मिसाल नहीं। खैर यार अच्छन, क्यों मेरा कलेजा भून रहा है? कल भी कल्लू की न्यारी खत्म हो गई थी, थोड़ा तेज नहीं चल सकता? यार जुम्मन, तुम्हें बचपन से बताता आ रहा हूं कि लफ्ज
नहारी है, निहारी नहीं। क्या फर्क पड़ता है भाई, नहारी हो कि निहारी हो, जाने तो पेट नहीं है। अच्छा तो कल से मैं तुझे जामुन क्या के पुकारूं? अच्छा क्या दिल लगी करते हो यार, हटो। अरे 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 जुम्मन नाराज मत। चल मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ नारी के बारे में, उसके बाद तू कभी ना भूलेगा इसका सीना। तो हुआ यूं कि बादशाह शाहजहां के दौर में एक भयंकर अकाल पड़ा, हर तरफ भुखमरी का माहौल था। तो बादशाह सलामत ने अपने मुसाहिबों अफसरों को तरगीब दी कि भाई खुल के इमदाद करें और गरीबों की मदद करें। तो अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बंदा नवाज, गरीब नवाज, उनकी जो आस्थाने में अकबर बादशाह ने दो देगें दी थी। होता ये था कि सारा का सारा इमदाद का, चैरिटी का सामान उनमें आया करता था। तो एक देग में तो सूखा सामान होता था, भाई कपड़े लत्ते बर्तन सिक्के जेवर वो दिए जाते थे, और दूसरी देग में खाने पीने का सामान होता था। अब उसमें चाहे गोश्त हो, मसाले हो, नमक हो, गेहूं हो, वो उसमें डाल दिया जाता था। रात को उसके नीचे लकड़ियां सुलगाई जाती थी और पूरी रात धीमी आंच पर ये देग पका करती थी। और सुबह नहार के वक्त, अरबी में नहार के मायने होते हैं सुबह, गरीब गुरबा की कतार लगा करती थी और ये खाना उनको तकसीम कर दिया जाता था। अब एक दिन बादशाह सलामत वहां खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई हमें भी चखाओ क्या है। बादशाह सलामत ने उसको खाया और फौरन अपने शाही बावर्ची को हुक्म दिया कि भैया इसको हमारी आप बावर्ची खाने में हमारे ले गए। अब जाहिर सी बात है शाही अंदाज में बहुत सारी इजाफत हुई, मसाले और सब कुछ, लेकिन बुनियादी तौर पर नहारी लफ्ज जो है वो नहार से आया है। अच्छा ये कहानी है। अच्छा यार अब नहीं भूलूंगा कभी मैं। अच्छा सुन, बहुत हुई तेरी कहानी, मटक मटक के चलना कम कर, थोड़ा तेज चल ले। कल भी कबाब रह गए थे, मुझे आज शामी कबाब खाने, तो फिर वहां कतार में लगे रहना पड़ेगा। पता है जुम्मन, शामी कबाब शाम से आए, शाम से आए। क्या बकवास करता है, मैं तो हफ्ते में 3 बार नाश्ते में खाता हूँ सुबह। अबे बेवकूफ, वो वाला शाम नहीं, शाम मतलब सीरिया। तब पुराने जमाने में सीरिया को शाम कहा जाता है, वहां से आए। अमा कहीं से भी आए हों, जब तक इसमें हमारे हाथ के कटे हुए हरा धनिया, अदरक, प्याज और पिसी हुई लौंग, मिर्च, दालचीनी, खसखस ना हो, हमारी जबान को तो करार नहीं आता। अब क्या कहानी से मेरा पेट भरेगा, थोड़ा तेज नहीं चल सकता? क्यों भाई, कौन से खजाने की तलाश में जा रहा है? थोड़ा सब्र से चल। क्या अच्छे मियां, क्या है वो वाली बात करते हो? अबे खजाना क्या सिर्फ सोने चांदी और हीरे मोतियों का होता है? अरे मेरी नजरों से देख, हर तरफ हर जगह खजाने ही खजाने बिखरे हुए हैं। कि सेवई, खजले, फेनी और खजूरों की ढेरियां, खस तुकमलंगा, रूह अफ़ज़ा के शरबतों की रेड़ियां, फिरनी, जलेबी और शीर खुरमा की चाशनियां, कुल्फी, फालूदा और शाही टुकड़े की रानाइयां। सर ऑर्डर कर रहे हैं शायद। ओए जुम्मन, अबे अभी से मीठे में नियत मत खराब कर, पहले कुछ खा पी लेते हैं, कुछ गोश्त, सालन, दाल चावल कुछ तो खा ले। बस फिर क्या, दोनों दोस्त चले जाते हैं और एक कदीम मुगले होटल में जाकर बैठ जाते हैं। अच्छे में पूछते हैं, बता जुम्मन क्या खाएं? कैसा सवाल करता है, क्या खाएं? अमा ये पूछो क्या क्या ना खाएं। कीमा है, दाल गोश्त है, कोरमा है, दम बिरयानी है, कबाब है, कोफ्ते हैं, पसंद हैं। तू बता क्या खाएगा? अच्छा रोटी बता कौन सी खाएगा? नान, रुमाली, खमीरी, फतीर, बाका खानी? नहीं यार, मैं तो खाऊंगा सिर्फ बिरयानी। जानता है जुम्मन, हिंदुस्तान जन्नत निशान में अगर दाल के बाद दूसरी कोई ऐसी चीज है कि जो सब बड़े चाव और मोहब्बत से खाते हैं तो वो बिरयानी ही है। हाँ, जैसे हिंदुस्तान में कुछ कुछ दूरी पर बोली और भाषाएं बदल जाती हैं, वैसे ही हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में अलग अलग तरह की बिरयानी के रूप आपको देखने को मिलेंगे। अब साहब, वो चीजें जो बुनियादी तौर पर आपको बिरयानी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, अब वो चाहे कहीं की हो, वो दिल्ली की हो, अवधी हो, कलकत्ता की हो, कच्छ की हो, मालाबार की हो, चेट्टीनाड़ की हो, जो बुनियादी चीजें इसके लिए चाहिए वो है लंबे चावल, हड्डीदार गोश्त और खुशबूदार मसाले। दरअसल बिरयानी हमारे यहाँ ईरान से आई और बिरयानी एक फारसी लफ्ज है, लेकिन मुहर्रिखीन के बीच में, तारीखदां के बीच में, इतिहासकारों के बीच में आपस में मतभेद है, इख्तलाफ है। अच्छा मुमकिन है
कि मुगलों की आपस से पहले किसी ना किसी तौर पर बिरयानी हिंदुस्तान में खाती जाई रही हो, लेकिन बिरयानी का जो हमारा आज का तस्वुर है वो बिलाशुबा मुगलिया शाही बावर्ची खाने से ही हमारे पास पहुंचा। पहले जाहिर सी बात है ये बादशाहों तक था, शाही बावर्ची खाने तक महदूद था, बाद में ये आम लोगों और रियाया बराया तक पहुंचा। अरे छन्या, थोड़ा धीमे चलो भाई, क्या आफत आन पड़ी है तुम्हें? क्यों जुम्मन, पहले तो बहुत खुदक रहा था, अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, किसने कहा है तुझे इतना ठूस ठूस के खाने को? अम्मा छोड़ो अच्छे मियाँ, बात करते हो तुम। मैं तो अक्सर परवरदिगार से पूछता हूँ कि हे या खुदा, तूने हमें गाय भैंसों की तरह जुगाली करने की कुव्वत क्यों अता ना की? जबान दी चटखाने के लिए, दांत दिए काटने के लिए, चबाने के लिए, और पेट नामुराद बस 2 फुट का। अब क्या खाएं और क्या छोड़ें कि पेट मुआ भर जाए, रूह को चैन ना आए। रोज तौबा को तोड़ता हूं मैं, रोज नीयत खराब होती है। यार जुम्मन, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये तुर्की और ईरानी खाने हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो तेरा क्या होता? तू तो कहीं का ना रहा। ओए छन्निया, बहुत हुई तुम्हारी लंतरानी, बहुत हुई कि हलीम ईरान से आया है और गुलाब जामुन तुर्की से आए हैं। सुनो, कहा जाता है कि किसी भी समाज, किसी भी तहजीब में खान पान की परंपरा और उसकी रिवायत को परवान चढ़ने में सदियां लग जाती हैं। इसमें मोहब्बत, एहसास, सलीका, शऊर, तजुर्बा, हिंदुस्तानी हाथों की कारीगरी और इसके खुशबूदार मसाले सब का मेल होता है। अरे माना कि ये सब चीजें बाहर पैदा हुई, पर वहां ये एक छोटे बच्चे की तरह थी। इनमें जवानी, खूबसूरती और शबाब तो हिंदुस्तान जन्नत की शान में पैदा हुआ, और यही पे जायकों, खुशबुओं और लज्जतों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। तो साहब, दिल्ली के खान पान की परंपरा महज कायस्थों, राजपूतों, बनियों और तुर्कों, मुगलों, पठानों तक महदूद नहीं। अगर आप आज की इसकी तश्तरी पर नजर डालें तो बहुत सारी लजीज चीजें ऐसी हैं कि जो यूरोपियंस के साथ हमारे ताल्लुक को साफ साफ बयान करती हैं। बताता चलूं कि पोर्चुगीज और दीगर यूरोपियंस हिंदुस्तानी मसालों की तलाश में ही हिंदुस्तान आए थे। वास्को डी गामा 1498 में जब हिंदुस्तानी मसाले, खास तौर पर लौंग, काली इलायची, जायफल और दालचीनी, जब इसके जहाज लेकर वापस यूरोप पहुंचा तो 2000 गुना दाम पर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा गया। इससे उनके खानों में कमबख्तों के जायके और खुशबू भी आ जाती थी, और साथ ही साथ उनके खानों को एक लंबे अरसे तक सही सलामत प्रिजर्व करके भी रखा जा सकता था। अब साहब, उसके बाद अंग्रेज, डच और फ्रेंच इसी व्यापार की होड़ में लग गए और आखिरकार हिंदुस्तान जन्नत निशान पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अब हुआ ये कि 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और बस लुटियंस दिल्ली के वजूद में आते ही दिल्ली की खाने पीने की परंपरा में एक और नया चैप्टर जुड़ गया, जो कि था मगरिब ज़दा वेस्टर्न कलिनरी आर्ट, उनकी अपनी रिवायत। तो अब जाहिर सी बात है, जब अंग्रेज, फौजी अफसर और बाकी सब लोग यहाँ रहने लगे तो उसके हिसाब से खाने पीने की परंपराओं में तब्दीली आनी शुरू हुई। शेफर्ड पाई, डार्क बंगला चिकन जैसी चीजें अब ये हाई एंड रेस्टोरेंट और होटलों के, गेस्ट हाउसेस के मेन्यू में शुमार हो गई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में बहुत सारी इटरीज, खान पान की जगह दिल्ली में आबाद हुई, जो कि देसी और अंग्रेजी दोनों रिवायतों का एक अनूठा संगम थी। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बेंगल्स की, तो 1926 में इसकी तामीर हुई। शुरुआती दौर में वो महज कैटरर्स थे, उनका काम सिर्फ फौजियों को खाना पीना मुहैया कराना था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये एक मशहूर तरीन रेस्टोरेंट और होटल बन गया। बात इंपीरियल होटल की करें, 1936 में आया, और आज़ादी की लड़ाई के वक्त में अंग्रेजी अफसरों और हिंदुस्तान के नेताओं के बीच की मुलाकातें और वार्ताएं यही हुआ करती थी।
ताजुब नहीं कि मेन्यू पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक तरफ आपको शेफर्ड पाई नजर आएगी और दूसरी तरफ दम कुक बिरयानी और रोगन जोश। इसी सिलसिले में एक और मजेदार आपको बात बताता हूं कि यूनाइटेड कॉफी हाउस 1935 में दिल्ली में पहले यूरोपियन स्टाइल कैफे के तौर पर आबाद हुआ, कि जहां उस वक्त के बड़े बड़े दानिश्वर, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, समाजसेवी, नेता, ये सब के सब आते थे और शाम में अपनी विदाई करते थे। यहाँ भी वेस्टर्न स्टाइल का जो ब्रेकफास्ट है उसके कटलेट भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको रोस्टेड चिकन और पनीर टिक्का मिल जाएंगे। अगर आप आज भी वहां जाएंगे तो देखेंगे कि उस अंग्रेज दौर की ऊंची ऊंची दीवारें, विंटेज फर्नीचर, शैंडलियर्स आज भी ज्यों के त्यों अपनी नफासत और तमद्दुन के साथ ज्यों के त्यों बरकरार है। अब साहब, ढाबे लफ्ज के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत इस परंपरा की कहां से हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई पहला ढाबा कहां था और कब था। लेकिन जो लफ्ज है ये आया है डिब्बे से। जी साहब, डिब्बा। तो बयान करता चलूं कि हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, ट्रक वाले, 9 से 5 तक काम करने वाले, नौकरी करने वाले, मेहनत कश मिडिल क्लास के लोग सुबह को जब अपने घर से निकलते हैं रोजी कमाने के लिए तो एक खाने का डिब्बा साथ लेके जाया करते थे और कुछ लोग आज भी लेके जाते हैं। लेकिन वक्त की तेजी, लंबे फासले और बदलते हुए तकाजों के तहत जब ये मुमकिन ना रहा और फिर हाई एंड रेस्टोरेंट और होटल का खाना पेट और पॉकेट दोनों में भारी पड़ने लगा, तो फिर जरूरत महसूस हुई कि घर के बने हुए सादा स्वादिष्ट खाने की एक जगह की कि जहां पे मुनासिब दाम में अपने पेट की आग को बुझाया जा सके। और इसी चाह ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में ढाबे की परंपरा को मजीद फरोग दिया। पार्टीशन के बाद जब कत्लो गारत के काले बादल छटने लगे और उस तरफ से आए हुए पंजाबी रेफ्यूजीज ने नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू किया, तो उस वक्त इस ढाबे की परंपरा दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जड़ पकड़ने लगी। अब किस ढाबे का बयान क्या ही कीजिए, सीधा साधा स्वादिष्ट खुशबू वाला खाना, कि काली और पीली दाल का तड़का कि जो 24 घंटे अपनी खुशबू में बिखेरता रहता है, साग, सब्जियां, पनीर, छोले, राजमा, मिस्सी रोटियां, तंगड़ी पर चढ़े हुए मुर्ग, मसालेदार मुर्ग, तमाम अलग तरह की चटनियाँ, अनारदाना, पुदीना और बगल के गांव से आए दूध से तैयार मक्खन, मावा, खोया, और फिर अहाते में पड़ी हुई चारपाइयाँ, उस पर बिछे हुए लकड़ी के फट्टे और दूर तक खेत और खलिहान जो अब तो बहुत कम होते जा रहे हैं, और उफक पर चमकता सूरज और चांद। सियासत और समाज पर कभी ना खत्म होने वाली बहस और बैकग्राउंड में गजल और लोकगीत धीरे धीरे दिल्ली और इसके आसपास की जगहों पर एक सामुदायिक केंद्र, एक कम्युनिटी सेंटर जिसे हम कहते हैं, उसका वो एक केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, मरकज बन गए, कि जहां अब सिर्फ ट्रक, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर्स भी खड़ी नजर आती हैं। जिंदगी की इस तेज रफ्तार में ढाबा एक पड़ाव साबित होता है कि जहाँ पे हर तरह के लोग, हर तबके, गरीब अमीर सब लोग जा सकें और अपना दिल, दिमाग, पेट सबको रिचार्ज कर सकें। कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे है एक ढाबा, कि डगमगाती कुर्सियाँ, लाल पीली थालियाँ, तंदूर की